नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग जिस विषय में बात करने वाले हैं वो क्रिया शारीर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको बोलेंगे हम लोग आहार परिणाम कर भाव। तो हम लोगों ने इससे पहले अष्ट आहार विधि विशेष आयतन देखा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे आहार परिणाम कर भाव। जैसा कि टॉपिक है, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो प्रश्न का पैटर्न है, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट आंसर में हो, चाहे लॉन्ग आंसर में हो, ये तीनों में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट चाहे लॉन्ग में किस तरह से प्रश्न पूछेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आहार परिणाम कर भाव, तो सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि आहार परिणाम कर भाव की संख्या कितनी होती है। आपके चाहे प्रैक्टिकल का एग्जाम हो चाहे थ्योरी का एग्जाम हो, ये सब में पूछा जाता है कि आहार परिणाम कर भावों की संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए 6। आहार परिणाम कर भावों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। एक एक करके बात करेंगे। पहले आइए समझते हैं कि आहार परिणाम कर भाव का मतलब क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है। तो देखेंगे आहार का मतलब जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं, खाते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता है। अन्य आहार, उसको आहार कहते हैं। उसके बाद देखेंगे परिणाम कर। परिणाम कर का मतलब होता है कि आहार को जब खाया जाता है, आहार को जब ग्रहण किया जाता है तो उसका बाद में पाचन होता है। जो कंप्लीट पाचन होने के बाद जो शारीरिक धातुओं का पोषण होता है और शरीर की वृद्धि होती है और स्वस्थ का अनुवर्तन होता है, अर्थात स्वस्थ को हम लोग बनाए रखते हैं जब आहार का ग्रहण करेंगे और उसका पूर्ण पाचन होगा। इसका मतलब परिणाम कर मीन्स उसका पूर्ण पाचन। परिणाम कर मतलब क्या होता है? परिणाम कर मतलब रिजल्ट। आहार का रिजल्ट क्या होगा? उसका कंप्लीट डाइजेशन या पूर्ण पाचन। और उस पूर्ण पाचन के लिए आवश्यक जो भाव है, अर्थात आहार परिणाम अर्थात आहार के पूर्ण पाचन के लिए जो भाव है, भाव का मतलब क्या हो जाएगा? फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी खाए हुए आहार को, ग्रहण किए हुए आहार को पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं भाव का मतलब क्या हो जाएगा? फैक्टर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से खाया हुआ आहार कंप्लीट रूप से उसका डाइजेशन होता है, उसको हम बोलेंगे आहार कर परिणाम कर भाव। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन 6 कंपोनेंट्स या 6 भावों का वर्णन एक एक करके दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आचार्य चरक ने शारीर स्थान के 6ठे अध्याय में इसका एक श्लोक दिया है। आप इन दोनों श्लोक में से किसी भी एक श्लोक को याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक श्लोक नहीं याद होता तब तक ये 6 पॉइंट याद नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में लिखने के लिए ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। तो चरक शारीर 6 का देखेंगे कि आहार परिणाम करस्तस्मि में भावा भवंती तद्यथा उष्मा। तो देखेंगे इसमें 6 भाव कौन कौन से आहार परिणाम कर भावा भवंती तद्यथा। सबसे पहले नंबर पे उष्मा आ रहा है। उष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल, समयोगश्च इति, अर्थात यहाँ 6 भाव कहे गए हैं परिणाम कर भाव के। उष्मा सबसे पहले नंबर पे उष्मा है, और उष्मा को हम लोगों ने थोड़ा सा इसको गोला कर दिया है। क्यों गोला कर दिया है इसके बारे में बात करेंगे कि उसमें 6 भाव कौन कौन से हैं। उष्मा है, वायु है, क्लेद है, स्नेह है, काल है और समयोग 6ठा जो पॉइंट्स है। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है कि आहार परिणाम कर भाव की संख्या होती है, पहला आपका जवाब होगा 6। अब उसमें प्रश्न पूछेगा कि इन 6 भावों में सबसे श्रेष्ठ भाव कौन कौन सा है, कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? उष्मा। आहार परिणाम कर भावों में श्रेष्ठ भाव कौन सा है, सबसे प्रधान भाव कौन सा है? तो उष्मा। उष्मा अर्थात अग्नि की बात करेंगे। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान के 10वें चैप्टर में उन्होंने बात किया है कि आहार परिणाम कर पुनर्मे भावा तद्यथा उष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल, समयोगश्च। तो ये 6 भाव पुनः अष्टांग संग्रह में दिया गया है। तो वही 6 भाव है, यहाँ पर भी उष्मा को पहला स्थान दिया गया है क्योंकि उष्मा प्रधान है। इन 6 भावों में उष्मा क्या है? प्रधान है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सभी को हम लोग एक साथ कंक्लूड कर लेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि यहाँ जो है सबसे पहले उष्मा, इन 6 भावों में आप थोड़ा सा डिटेल लिख दीजिएगा। उष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, एक एक करके आप 1 बाय 1 लिख सकते हैं और पेज भरने के हिसाब से। तो उष्मा अर्थात अग्नि, उष्मा अर्थात अग्नि से लिया गया है। अर्थात अग्नि जो होता है प्रधान भाव होता है। क्या है? प्रधान भाव है। प्रधान भाव, इन 6 भावों में जो प्रधान भाव कौन सा है?
उष्मा अर्थात अग्नि प्रधान भाव है। बाकी जो शेष 5 है, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोग, क्या है ये सहकारी, मतलब उसके साथ कार्य करते हैं या अप्रधान भाव है। मीन्स इस उष्मा के साथ साथ इस 5 चीजें और आवश्यकता होती है, जिसके कारण, जिसकी सहायता से, मतलब ये शेष जो 5 चीजें, इनकी हेल्प से, इनकी सहायता से अन्न का पाचन होता, उष्मा अन्न का पाचन करती है। तो आइए 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे उष्मा की बात करेंगे। उष्मा अर्थात अग्नि, उष्मा अर्थात अग्नि। तो देखेंगे उष्मा, तो एक छोटा सा कोटेशन है, उष्मा पचयति। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि जब किसी भोजन को पकाना होता है तो क्या करते हैं कि हम लोग पात्र में जो भी, जिस दाल बनाना, चावल बनाना, जो भी बनाना है, उसको पात्र में रखने के बाद हम लोग अग्नि पे रख देते हैं। तो सिंपली वही है, उष्मा पचयति अर्थात अन्न का पाचन करती। उष्मा क्या करती है, अन्न का पाचन करती है। चाहे हम खाए हुए आहार की बात करें, चाहे वो जो खाने से पहले पकाया जाता है उसकी भी बात कर सकते हैं। तो उष्मा क्या करती है, उष्मा से यहाँ पर क्या लिया गया है, ध्यान रखिएगा। उष्मा जो टर्म है, उष्मा पचयति, तो उष्मा से हम लोगों ने क्या टर्म लिया है, क्या अर्थ लिया है, तो उसमें पित्त उष्मा की बात कर सकते हैं। अर्थात हम कहते हैं ना कि पित्त ही अग्नि है या पित्त में अग्नि समाहित होती है। तो पित्त उष्मा अर्थात पाचक पित्त की बात करते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग पाचन करते हैं। पित्त उष्मा या पाचक पित्त उसी को कहते हैं, या सिंपली हम लोग अग्नि की नाम दे देते हैं, या जठराग्नि कह सकते हैं। तो ये उष्मा से यहाँ पर पित्त उष्मा, पाचक पित्त, अग्नि या जठराग्नि से ले सकते हैं, इनको इसके अंतर्गत रख सकते हैं। अब देखेंगे कि जो ये उष्मा की बात चल रही है शरीर में, जिसकी जो मेन फैक्टर है आहार को पाचन करने के लिए, जिन भावों में बात कर रहे हैं, उस जो मेन फैक्टर है, उस उष्मा का विशिष्ट स्थान और सामान्य स्थान कहाँ पर है। तो देखेंगे सामान्य स्थान उष्मा का क्या है, मुख से लेकर गुद पर्यंत। अर्थात हम कोई भी आहार खाते हैं तो मुख, जो पाचन की क्रिया मुख से शुरू हो जाती है, और हर एक पार्ट में आंत्र के या फिर जो ये ट्रैक्ट होता है, जो इंटेस्टाइनल, एक तरह से एलिमेंट्री कैनाल होती है, पूरे के पूरे पार्ट में कुछ न कुछ पाचन होता है। लेकिन जो सामान्य स्थान हो गया, मुख से गुद पर्यंत हो गया। और जो विशिष्ट स्थान की बात करते हैं तो देखेंगे क्या बताया गया है कि आमाशय, पक्वाशय, मध्य। लगभग सभी आचार्यों ने क्या बोला, आमाशय और पक्वाशय के मध्य जो होता है वो आपका अग्नि या जठराग्नि या पाचक अग्नि का स्थान होता है, जिसको हम लोग ग्रहणी भी कहते हैं। आमाशय पक्वाशय के मध्य के स्थान को ग्रहणी कहते हैं। इसी ग्रहणी में अग्नि अधिष्ठित रहती है। तो हम लोगों ने कला के अंतर्गत ग्रहणी भी पढ़ा था। जो ग्रहणी की बात करते हैं, कला के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया था। अब देखेंगे यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये इससे पहले ईसोफेगस से खाए हुए अन्न का, आहार का, ये इस तरह से ईसोफेगस से होते हुए आमाशय में आएगा, और आमाशय पक्वाशय मध्य। तो आमाशय में आम अर्थात आम का आशय अर्थात अन्न आके यहाँ पर इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा, फिर एक एक करके ये आगे बढ़ेगा। अर्थात स्टमक से जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम वाला क्षेत्र देख रहे हो, जो ड्यूडेनम है, जो सी शेप ड्यूडेनम होता है, उस ड्यूडेनम वाले एरिया में क्या होता है, ये लीवर का जो बाइल जूस होता है वो भी रिलीज होता है, साथ ही साथ पैंक्रियाज का पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, और स्टमक का गैस्ट्रिक जूस। ये तीनों जूस इसी पॉइंट पर आकर अर्थात ड्यूडेनम वाले रीजन में आकर आते हैं, और यहाँ से पाचन शुरू हो जाता है। यही क्षेत्र क्या होता है, उष्मा का विशिष्ट स्थान बोला गया है। तो ये ड्यूडेनम वाला एरिया जो होता है, उष्मा का विशिष्ट स्थान यहाँ पर बोला गया है। तो इस तरह से यहाँ पर उष्मा के द्वारा पाचन होता है आहार का। आइए दूसरे नंबर पर बात करते हैं वायु। तो यहाँ दूसरा फैक्टर क्या था, वायु। दूसरे नंबर पे क्या है, वायु। तो वायु का क्या रोल है भोजन के पाचन में, आहार के पाचन में। तो देखेंगे वायु, तो वायु के लिए एक छोटा सा टर्म आया है, वायुर अपकर्षयति। अर्थात वायु क्या करता है, खाए हुए अन्न का अपकर्षण करती है। अपकर्षण मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या होता है कि जो भी आहार हम खाते हैं, तो अब जो हम कहते हैं ना कि मुख से लेकर ईसोफेगस में एंट्री करते हुए स्टमक में जाता है, तो वहाँ पर ये जो वायु होती है, ये जो खाए हुए आहार को खींचती है, अर्थात आमाशय की ओर ले जाती है। तो यहाँ से खाया हुआ आहार आमाशय में आकर एकत्रित हो जाता है। तो ये किसका काम है, ये काम है वायु का। तो देखेंगे प्राण वायु के काम में हम लोगों ने देखा था, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, जब अलग अलग वायु की भेद हम लोग पढ़ा था, वहाँ पर अलग अलग वायु की बात हम लोगों ने किया था। तो वहाँ पर भी देखा था कि वायु का क्या काम है कि जो खाए हुए आहार का आमाशय तक ले आना, अपकर्षण का कार्य वायु का है। देखेंगे समान वायु। अब बात करते हैं समान वायु क्या करती है। जो वायु का एक भेद होता है, पांचों वायु के एक भेद में समान वायु भी है।
जो अग्नि को प्रदीप्त करती है। समान वायु का स्थान अगर पूछा जाए तो जठराग्नि के समीप माना गया है, नाभि के समीप माना गया है, नाभि के पास में ही ये कहीं ना कहीं डूडनम वाला पार्ट है जो कि अग्नि का स्थान है। तो वहाँ पर रहकर ये अग्नि को प्रदीप्त करती है। अग्नि को प्रदीप्त करने का मतलब जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है आहार के पाचन के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि समान वायु का ये कार्य हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वायु अपकर्षति से अर्थात अपकर्षण से आचार्य चक्रपाणी ने दो अर्थ लिए। पहला, आहार को अग्नि के समीप लाना। तो आहार को अग्नि के समीप लाने का मतलब खाया हुआ जो आहार है ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आ जाएगा। तो स्टमक में आने का मतलब यहाँ पर अग्नि का क्षेत्र यही पार्ट है, यही है। तो यहाँ से यहाँ तक इसके समीप अर्थात आमाशय में लाना, उसको हम लोग आहार को अग्नि के समीप लाना अर्थात आमाशय में लाना। दूसरा कार्य है कि अग्नि को प्रदीप्त करना। तो जो समान वायु अग्नि को प्रदीप्त कर रही थी, समान वायु इस क्षेत्र में समान वायु होती है और यहाँ पर जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। तो ये चक्रपाणी ने अपकर्षण वायु के दो कार्य बताए हैं यहाँ पे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम लोग क्लेद। तीसरे नंबर पे बात करेंगे क्लेद की। तो क्लेद की बात करेंगे, इसका मतलब कि क्लेद का मतलब होता है गीलापन, लिक्विड। तो देखेंगे क्लेद का मतलब होता है क्लेदः शैथिल्यम आपदयति, अर्थात क्लेद जो है खाए हुए अन्न को शिथिल करता है, हुए ग्रहण किए हुए अन्न को शिथिल करता है। क्योंकि जब तक हम खाए हुए अन्न को उसमें क्लेद का मिलावट नहीं होगा, क्लेद के द्वारा उसकी मिक्सिंग नहीं होगी, जब तक वो शिथिल नहीं होगा, कोई भी अन्न हम कोई भी द्रव्य खाते हैं, जब तक वो शिथिल नहीं होगा तब तक उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा और पाचन नहीं होगा। तो देखेंगे कि क्लेदः शैथिल्यम आपदयति अर्थात आहार को शिथिल करना या गीला करना ही क्लेद का कार्य है, मुख्य कार्य है। अब यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से होता है, शरीर के भिन्न भिन्न पार्ट में कौन कौन से जो क्लेद होते हैं। तो देखेंगे मुखगत, हम लोग स्टार्ट करते हैं माउथ से शुरू करते हैं। तो मुखगत में बोधक कफ होता है जो कि जिह्वा रीजन में पाया जाता है। बोधक कफ साथ ही साथ लाला स्राव, जब हम लोग खाना खाते हैं चबाते हैं तो वहाँ पर जो सलेवरी ग्लैंड्स होती है डिफरेंट स्राव निकलता है, तो वो जो बोधक कफ और स्राव, साथ ही साथ आमाशयगत क्लेदक कफ, आमाशयगत क्लेदक कफ, ये तीनों क्या है, ये क्लेद के अंतर्गत आते हैं। और यही जो तीनों है अर्थात बोधक कफ, लाला स्राव और क्लेदक कफ, ये तीनों क्या है फैक्टर, ये तीनों पॉइंट क्या करते हैं, क्लेद के रूप में जाने जाते हैं, जो कि आहार को क्लीन करते हैं, उसको नरम करते हैं, उसको मृदु करते हैं, जिसके बाद उसका पाचन की क्रिया शुरू होती है। उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर के बाद हम सीधे चौथे नंबर पे आएंगे, क्योंकि ये 5वें नंबर का है। तो तीसरे अर्थात क्लेद के बाद हम आएंगे स्नेह का। तो क्लेद का चौथे नंबर पे आएगा स्नेह। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हट गया है, ध्यान रखिएगा। चौथे नंबर है स्नेह। तो हम लोग देखते हैं कि जब खाने पीने में जो भी खाना बनता है तो उसमें आयल का प्रयोग जरूर होता है, या जब खाना खाते हैं तो उसमें घृत को हम एक्स्ट्रा डालते हैं खाना खाने के समय। तो कहीं ना कहीं वही स्नेह की बात चल रही, चाहे खाना बनाते समय बात कर रहे हैं, चाहे खाना खाते समय जो स्नेह है या शरीरगत स्नेह भी कहीं ना कहीं वो इसका रोल यहाँ पर बोला गया है। तो देखेंगे स्नेह के बारे में क्या बोला गया है, स्नेहो मार्दवम जनयति। तो मार्दव मतलब होता है मृदु, स्नेहो मार्दवम जनयति। तो यहाँ देखेंगे स्नेह अन्न को मृदु बनाता है। स्नेह क्या करता है, अन्न को मृदु बनाता है, अर्थात अन्न पानगत घृतादि। तो जो भी हम खाना खाते हैं, तो सबसे पहले तो खाना जब बनाते, मान लीजिए हम लोगों ने दाल बनाया, सब्जी बनाया, तो बिना स्नेह के तो हम कोई सब्जी या दाल बना नहीं सकते हैं। तो उसमें आयल का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या करता है, वो मृदु करता है, तो उसकी वजह से ही पकता है। तो देखेंगे अन्न पानगत घृतादि स्नेहों से आहार मृदुता को प्राप्त होता है। मतलब खाना खाते समय या खाना पकाते समय जो स्नेह का प्रयोग होता है, उसकी वजह से जो अन्न होता है वो मृदु हो जाता है, यही कह रहा है। तो यहाँ पर मृदुता का मतलब होता है लुब्रिकेशन। मृदुता का जो तात्पर्य है यहाँ, मृदुता का जो अर्थ है मृदु हो जाता है, इसका मतलब क्या है, लुब्रिकेट हो जाता है। लुब्रिकेट होने से ये भी है कि कम से कम अन्न जो है अपना रास्ता सही ढंग से अपना चलता है, जो वायु है अपकर्षण उसका अच्छे से होता है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ले सकते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर एक और एक अर्थ लिया गया आचार्य चरक ने, कि जो बोला है कि स्निग्ध आहार खाने पर अदीप्त उदर की अग्नि, अर्थात उदर की अग्नि जो बहुत अच्छे से दीप्त नहीं होती है, अदीप्त उदर की अग्नि और तीव्र अर्थात दीप्त हो जाती है। तो स्नेह जो होता है वो खाए हुए आहार
में जो मिला हुआ स्नेह होता है वो उदर अर्थात जठराग्नि को और प्रदीप्त करता है और बढ़ाता है। तो चौथे नंबर के स्नेह की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं पांचवें नंबर पे, क्योंकि तीसरे के बाद क्लेद के बाद हम लोग ने स्नेह की बात किया, स्नेह के बाद पांचवें नंबर पे काल की बात करेंगे। तो जैसा कि पता है काल को हम यहाँ दो अर्थों में ले सकते हैं। तो कालः पर्याप्तिम भी अभिनिर्वर्तयति, अर्थात काल ही ग्रहण किए हुए आहार को सुपक्व रूप से परिणित करता है। तो दो यहाँ पर दो अर्थों में ये लिया गया है कि काल, तो पहला है कि काल जो है खाए हुए अन्न को या आहार को एक निश्चित समय में उसका पाचन करता है। तो खाया हुआ जो भी अन्न होगा, मान लीजिए आपने सुबह खाना खाया और खाना खाने के बाद एक निश्चित समय के बाद उसका पाचन होता है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने खाना खाया तुरंत उसका काल व्यतीत होने से पहले उसका पाचन नहीं होता है। तो एक निश्चित समय अंतराल चाहिए होता है हर एक भोजन के पाचन के लिए। दूसरा संदर्भ यहाँ पर एक काल का तात्पर्य है कि जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन अर्थात जब आपका पहले खाया हुआ पहले खाया हुआ अगर आहार अच्छे तरह से सुपक्व हो गया अर्थात अच्छी तरह से पाचन हो गया हो, तभी अन्न का या आहार का ग्रहण करना चाहिए। तो काल के यहाँ दो अर्थ बताए गए हैं। देखेंगे काल ही ग्रहण किए हुए आहार को सुपक्व रूप से परिणित करता है। आचार्य चरक ने क्या बोला है काल के लिए? काले भुक्तम समम सम्यक पचत्यम वायुर्विवद्यते, अर्थात एक निश्चित काल में खाया हुआ खाना या खाया हुआ आहार अग्नि को प्रदीप्त बनाए रखते हुए सम्यक रूप से पचकर वायु को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब ये है, आचार्य चरक ने क्लियर कट कह दिया है, एक निश्चित समय में और एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित समय हुए खाया हुआ जो भोजन होता है, आहार होता है, वो जठराग्नि के द्वारा पचता है और साथ ही साथ जो अग्नि है वो भी अपनी साम्यावस्था में रहते हुए क्या करता है, आयु को बढ़ाता है, अर्थात आयु को बढ़ाएगा, धातुओं को सम करेगा, जो धातु क्षीण होती है उसको वृद्धि करेगा, उसको साम्यावस्था में लाएगा। अब आइए देखते हैं पांचवें नंबर के बाद छठे नंबर पे आते हैं समयोग। तो लास्ट पॉइंट हम लोग का इसमें क्या है, समयोगश्च। तो यहाँ देखेंगे समयोग है, यहाँ समयोग है, छठा पॉइंट समयोग है। समयोगस्त्वेषाम परिणाम धातु कर साम्य कर संपद्यते, अर्थात ये छोटा सा पॉइंट है, देखेंगे अर्थात समयोग पचे हुए, समयोग क्या करता है, पचे हुए। अब यहाँ पर तो सब फैक्टर के द्वारा पाचन हो गया, आहार का पाचन हो गया, उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है समयोग है। क्या कर रहा है, समयोग पचे हुए रसादी धातुओं, तो देख रहे होंगे पचे हुए रसादी धातुओं को सम करता है। पचे हुए रसादी धातुओं को क्या कर रहा है, सम करता है। अर्थात इसके विपरीत मान लीजिए पाचन नहीं हुआ है तो क्या होगा कि इसके विपरीत पाचन नहीं हुआ तो क्या है, अजीर्ण की स्थिति होगी, अजीर्ण होगा। जब पाचन नहीं होगा तो अजीर्ण उत्पन्न होगा, अर्थात भोजन जब नहीं पचेगा तो अपक्व कंडीशन रहेगी तो अजीर्ण की स्थिति आएगी, अजीर्ण उत्पन्न होगा तो अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। कहा भी गया है कि मंदाग्नि जो है बहुत से रोगों की कारण होती है और अजीर्ण की कंडीशन भी कहीं ना कहीं मंदाग्नि की वजह से मेन फैक्टर यही है, तो जो कि मंदाग्नि अर्थात उष्मा है। तो उम्मीद है ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।